हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानधारा एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे हाल ही में हुए वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट के पद के बारे में। हाल ही में हुए वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन जी को चुन लिया गया है। ये एनडीए के उम्मीदवार थे और इन्होंने इंडिया ब्लॉक के जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जी को 150 वोट से हराया है। सीपी राधाकृष्णन जी पहले महाराष्ट्र के गवर्नर थे। इलेक्शन रिजल्ट इस प्रकार थे कि राधाकृष्णन जी को 452 वोट्स मिले और जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जी को 300 वोट्स मिले। आप सबको पता ही होगा कि 21 जुलाई 2025 को जगदीप धनखड़ जी ने अपने उपराष्ट्रपति के पद से हेल्थ रीजन की वजह से इस्तीफा दे दिया था, जिसकी वजह से दोबारा वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए। आगे अब हम समझते हैं इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कि एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है, इलेक्शन प्रोसेस क्या होते हैं, टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शन क्या होते हैं। तो पहले देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 आर्टिकल 63 ये कहता है कि भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। इसका मतलब है कि भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट का पद होगा। और ये हमने किस देश से अडॉप्ट किया है? तो ये हमने अडॉप्ट किया है यूएसए से। यहाँ पर अडॉप्ट करने का मतलब है कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अलग अलग देशों के संविधान को पढ़ा और वहाँ से कई सारी चीज़ों को अडॉप्ट किया। जैसे कि एक होता है फंडामेंटल राइट्स। ठीक, ये हमने किससे लिया? ये हमने लिया है यूएसए से। एक फंडामेंटल ड्यूटीज, ये हमने किससे लिया है? ये हमने लिया है यूएसएसआर, यानी कि प्रेजेंटली में रसिया। ठीक, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज दो अलग अलग चीजें होती है। इसी तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी, ये हमने किससे लिया है? ये हमने लिया है आयरलैंड से। ठीक है, अब इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ठीक है, इनका टर्म रहा था 1952 से 1962 तक। ठीक, देखिए अब समझते हैं भारत के वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ठीक, सबसे पहले इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए, ये तो मस्ट है, यानी कि भारत की नागरिकता होनी चाहिए। ठीक, मिनिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक, राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। ठीक, ये एलिजिबिलिटी क्या होती है राज्यसभा मेंबर बनने के लिए? ये होती है कि सबसे पहले वही इंडियन सिटीजनशिप, मिनिमम एज 35 ईयर्स और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि जैसे अगर आप कोई एमपी हैं, एमएलए हैं या फिर कोई गवर्नर हैं या एलजी है, तो आपको सब पहले उसको रेजिग्नेशन देना होगा वहाँ, उसके बाद ही आप वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। जैसे अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं? वो इलेक्ट हुए हैं सीपी राधाकृष्णन जी। ठीक, ठीक, सीपी राधाकृष्णन जी पहले महाराष्ट्र के गवर्नर थे, फिर अब वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए उनको सबसे पहले अपना रेजिग्नेशन देना पड़ेगा गवर्नर के पोस्ट से। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब हम समझेंगे वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन प्रोसेस क्या होते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 66 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होंगे। तो आर्टिकल 66 क्या कहता है? द वाइस प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड ऑफ बोथ द हाउसेज। एक एक करके इसको समझते हैं। देखिए, बोथ हाउसेज का यहाँ मतलब है राज्यसभा यानी अपर हाउस एंड लोकसभा यानी कि लोअर हाउस। ठीक, अब समझते हैं इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है। अब समझेंगे इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है। तो इलेक्टोरल कॉलेज को हम एक तरीके से बोल सकते हैं सेट ऑफ एलिजिबल वोटर्स। ठीक, यानी कि एलिजिबल वोटर्स का एक तरीके से ग्रुप और कलेक्शन। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड। ठीक, अब ये प्रेसिडेंट के लिए अलग होगा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए अलग होगा, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए अलग होगा। तो सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए समझते हैं। फॉर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, यहाँ इलेक्टोरल कॉलेज क्या होगा, यानी एलिजिबल वोटर्स कौन होंगे? एमपीज ऑफ
राज्यसभा प्लस एमपीज ऑफ लोकसभा एंड, और इन दोनों के बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स। ठीक, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए क्या होता है? फॉर प्रेसिडेंट्स इलेक्शन, देखिए इसमें सेट ऑफ वोटर्स यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या होगा, इसमें होंगे एमपीज ऑफ लोकसभा प्लस एमपीज ऑफ राज्यसभा प्लस एमएलएज ऑफ स्टेट्स असेंबली प्लस एमएलएज ऑफ यूटी लाइक दिल्ली एंड पौंडीचेरी। ठीक, लेकिन इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं देते हैं, इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं देते, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स वोट देते हैं। ठीक, अब समझते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन को। देखिए इलेक्शन हम दो तरीके से कंसीडर करते हैं, एक होता है डायरेक्ट इलेक्शंस और दूसरा हो गए इनडायरेक्ट इलेक्शंस। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शंस कौन से होते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन वो होंगे जिसमें जनता खुद वोट करेगी, यानी कि जैसे स्टेट असेंबली के इलेक्शन, ठीक, लोकसभा यानी प्रधानमंत्री के इलेक्शन और सीएम के इलेक्शन, या फिर लोकल बॉडीज के इलेक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें जनता खुद वोट करती है, ठीक है, खुद जाएगी वोटिंग सेंटर, खुद वोट करेगी। लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शंस में क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस में जनता के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव वोट करते हैं, जनता का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, जनता वोट नहीं करती है, इसमें जनता के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव वोट करते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन से होंगे? राज्यसभा के मेंबर के इलेक्शन, ठीक, वाइस प्रेसिडेंट्स इलेक्शन, प्रेसिडेंट्स इलेक्शन हैं, ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो अंडर आर्टिकल 69, ठीक, वाइस प्रेसिडेंट को ओथ यानी शपथ कौन दिलवाएगा? वो दिलवाएंगे प्रेसिडेंट। ठीक, आगे समझते हैं वाइस प्रेसिडेंट का टर्म ऑफ ऑफिस एंड टेन्योर। तो टेन्योर कितने साल का होता है? ये होता है 5 साल का। ठीक, लेकिन अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट वॉलेंट्री रेजिग्नेशन सबमिट कर दे, जैसे कि अभी जगदीप धनखड़ जी ने हेल्थ रीजंस की वजह से अपना रेजिग्नेशन दिया था, तो वो रेजिग्नेशन किसको सबमिट करते हैं? तो वो सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद दोबारा इलेक्शंस होंगे, दोबारा वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होंगे। अब हम समझेंगे वाइस प्रेसिडेंट के पावर्स और फंक्शंस को। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के सभापति होंगे। ठीक है, और ये राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर नहीं होते, नॉट अ इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। देखिए लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा में जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जो विनिंग पार्टी के इलेक्टेड मेंबर होते हैं, वही स्पीकर बनते हैं। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता, जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो ही चेयरमैन होंगे। ऐसा नहीं होता कि इलेक्टेड मेंबर से पहले चेयरमैन बना दिया और वो चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट बन गए, नहीं, वाइस प्रेसिडेंट ही चेयरमैन होंगे। दूसरा होता है एक्टिंग प्रेसिडेंट। देखिए एक्टिंग प्रेसिडेंट को समझते हैं। एक्टिंग प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि किसी कारणवश प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाते, या कोई मान लीजिए तबीयत खराब हो गई, कोई लॉन्ग इलनेस हो गई, या फिर अचानक डेथ हो गई, या फिर रेजिग्नेशन दे दिया, किसी भी तरीके से अपनी ड्यूटी सबमिट नहीं कर पाते, तो उस टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए प्रेसिडेंट कौन बन जाएंगे? वो बन जाएंगे हमारे वाइस प्रेसिडेंट। और ये किस आर्टिकल में बोला गया है? ये बोला गया है आर्टिकल 65 में। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए, ओनली फॉर 6 मंथ। उसके बाद आपको दोबारा इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, दोबारा प्रेसिडेंट इलेक्ट करवाने पड़ेंगे। इसका एग्जाम्पल है 1969 में जब प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन की डेथ हो गई थी, तब तत्कालीन वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारणवश प्रेसिडेंट
और वाइस प्रेसिडेंट, दोनों का ही ऑफिस, यानी दोनों की चेयर खाली है, दोनों की पोस्ट खाली है। उस टाइम के लिए प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन होंगे? तो वो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक, इसका एग्जांपल है, देखिए जैसे जब 1969 में ही जाकिर हुसैन जी की डेथ हो गई थी, वो क्या थे? वो प्रेसिडेंट थे। फिर उनके बाद प्रेसिडेंट कौन बने? उनके बाद बने वीवी गिरी। ठीक है, उन्होंने क्या करा? उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया इलेक्टेड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। तो उस टाइम के लिए प्रेसिडेंट कौन बने? उस टाइम के लिए बने थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी। ठीक, ये उस टाइम के लिए क्या थे? ये उस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।